अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सीमन टेस्टिंग की, कि स्पर्म को हम चेक कर लें कि आया जो सीमन हम अपने जानवरों को रखवाने जा रहे हैं, वो जो सीमन स्ट्रा हैं वो किसी काबिल हैं भी सही या नहीं, हम कहीं डेड सीमन तो नहीं यूज़ कर रहे। तो इसके लिए दो तरीके हैं। जो कन्वेंशनल है वो तो हम माइक्रोस्कोपिकली उसको सारा मैनुअली चेक करते हैं, उसकी मोटिलिटी, उसकी अबनॉर्मेलिटीज़, हर चीज़, लाइव डेड रेशो चेक करते हैं। और जो लेटेस्ट है वो है कासा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस, कासा इसको बोलते हैं जी। ऐसा ही है ना। कि इसमें हम देखते कस्टम हैं लिमिटेड कि पीएचडी। जानवर है, जिसका बुल है, जिसका हमने सीमन यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कंप्यूटर की मदद से चेक करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, और हम देख रहे हैं इसमें कि बार बार क्लिक किया जा रहा है। ये एक्चुअली फील्ड जो सिलेक्ट किया है उससे सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है स्पर्म्स को, कि इसमें से लाइव स्पर्म कितने हैं, डेड कितने हैं, अब नॉर्मल स्पर्म कितने हैं। ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। तो कासा बेसिकली लेटेस्ट तकनीक है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो के स्टार्ट में आप देखें, पहले वाटर बाथ है जिसमें हम थाइंग करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर हम माइक्रोस्कोप को आप देखें, उस पर हम जब स्लाइड रखते हैं तो स्टेज वार्मर लगा हुआ है, कि स्लाइड जितनी देर भी माइक्रोस्कोप के नीचे रहेगी, जो स्टेज वार्मर है वो स्लाइड के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेगा। और थाइंग के बाद जब हमने स्ट्रा को कट करके उसको अम्प्यूल में खाली किया है, तो वो जो अम्प्यूल हमने रखी हुई है उसको भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर। सो थ्रू आउट द प्रोसेस जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड तैयार करके रख दी, और ये हम देख रहे हैं मॉनिटर के ऊपर इसको, तो यहाँ भी जो माइक्रोस्कोप है उस पर स्टेज वार्मर है। जितनी देर भी स्लाइड को हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, फील्ड सेलेक्ट करते रहेंगे, उतनी देर तक स्लाइड का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री 69 के सेंटीग्रेड रहेगा। स्पर्म यहाँ पे कितने हम हैं? एक चीज़ मैं नोट करवाता जाऊँ, कि अगर स्टेज वार्मर माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं लगा हुआ, तो जो हमने स्लाइड तैयार की है अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ ही सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद जो हेलो स्पर्म्स हैं उनकी मोटिलिटी बहुत स्लो हो जाएगी, और सर, क्या आप हाल चाल है? सब ठीक एक्यूरेटली है? वो चीज़ें नहीं देख सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हम अभी तक 71 स्पर्म्स काउंट कर चुके हैं, जिनमें से 63% मोटाइल हैं, सर वो जिनमें से कल जाना है प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट। मोटाइल जो हैं वो 23% हैं। तो जी एक सर। चीज़ मैं कुछ जी चीज़ें सर। आपको बताऊंगा। कासा का आप सर हमेशा कल कासा जाना है। रिपोर्ट पे 100% रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि कासा में हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सर कि 3 जब महीने हम को। फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ये टोटली हम पे मैनुअल जो ऑपरेटर है सर 600 उस पे लीटर बेस करता है अंदाजन। कि वो कौन सा फील्ड सेलेक्ट करता है। अगर वो फील्ड वहाँ से लेता है जहाँ पे मोटाइल जी स्पर्म्स बेहतर, ज़्यादा शुक्रिया हैं, सर। तो कासा की रिपोर्ट अच्छी होगी। अगर वो पेरीफ्रीज की तरफ लेता है जहाँ पे डेड स्पर्म्स ज़्यादा हैं, तो कासा की रिपोर्ट जो है वो बड़ी नेगेटिव आएगी। सो हमेशा आप कासा के ऊपर रिलाई नहीं कर 21 तारीख सकते, सर। हमेशा साथ माइक्रोस्कोपिक और तब पे 600 एग्जामिनेशन लीटर को चाहिए। ज़रूर अटैच करें, ताकि जो कंसेप्शन है फार्म की वो बेहतर रहे। अब मैं जिस आपको दिन सर बताऊंगा सप्लाई जाती है उसी कि दिन फिल करते हमने हैं। जो रिपोर्ट है उसको कैसे जज कर सकते हैं, कि ये जो सीमन हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने जानवरों जी के सर। लिए, इस सीमन की क्वालिटी क्या है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी मैं बात करूंगा, जो सबसे पहले आपने बहुत चेक बहुत करनी है। शुक्रिया। तो ओके। उनमें सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी पे आती है 25। वो है मोटिलिटी। मोटिलिटी मीन के स्पर्म्स की अगले हरकत, महीने पे जैसे लीजिए, कि अगले यहाँ महीने आप 2 देख तारीख रहे को। हैं स्पर्म्स भाग रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोटिलिटी। जो मोटिलिटी जी है सर, सप्लाई ये लिखवाएंगे 80% इंशाल्लाह। हो, आइडियल है अगर डायरेक्ट किया 70% होगा। आइडियल है। तो इसमें मोटिलिटी में आगे उससे भी ज़्यादा अहम है कि कोई जानवर किस जी। हद तक कंसीव करेगा, सर घर तो कितनी नहीं जल्दी जाना, मुझे काम प्रेग्नेंट है, पता है होगा। कि मैंने वो वहाँ जाना डिपेंड था। करता है कि जो सीमन आपने यूज़ किया उसमें से कितने परसेंट जो सर घर स्पर्म्स अभी नहीं हैं वो जाना। मोटाइल हैं। तो सिर्फ आप मोटाइल स्पर्म्स को ही नहीं देखते। जैसे कि अगर एक आपने कासा सर की ईस्टर से रिपोर्ट पहले देखी है, जाना है, उसमें गुड जो फ्राइडे मोटाइल वाले वीक से स्पर्म्स हैं पहले, वो 25 के बाद। 70% हैं। उसके बाद भी आपका जानवरों को सीमन रख रहे हैं, जानवर प्रेग्नेंट जी नहीं सर। हो रहे, तो इट्स मीन कि आप वहाँ एक और चीज़ को चेक करेंगे, वो है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। वो मोटिलिटी की वो टाइप है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जी सर, जैसे कि सप्लाई के अगर बाद एक चला जाऊंगा। आपने सैंपल चेक किया है, सीमन का एक्स्ट्रा चेक किया है, जिसकी जो टोटल मोटिलिटी है वो 80% जी है। सर, ऑलमोस्ट अगर इधर ही उसकी हूँ सर। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 30% है, तो वो कंसेप्शन सर बहुत फ्राइडे लो वाले हो दिन, जाएगी। 31 मार्च से पहले, जानवर जो इतनी लास्ट जल्दी वीक है। प्रेग्नेंट नहीं होंगे। यहीं पे अगर मैं बात करूं
कि अगर एक सीमन जिसकी टोटल मोटिलिटी 80% थी, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी थी वो 70% थी, तो आउटस्टैंडिंग कंसेप्शन आएगी आपके फार्म पे। सो ये एक मार्कर सेलेक्ट कर लें कि जब भी आप मोटिलिटी चेक करते हैं उसमें प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को ज़रूर चेक करें कि वो कितने % है। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी और मोटिलिटी में फ़र्क मैं थोड़ा सा आइडिया देता चलूँ कि मोटिलिटी ये है कि कितने स्पर्म मोटाइल हैं, हरकत कर रहे हैं। अब उसमें कंसेप्शन तो उसी स्पर्म ने करवानी है ना जो प्रोग्रेसिव मोटाइल होगा, यानी कि जब हमने सीमन को ड्रॉप किया है तो जो आगे की तरफ जाएगा, जिसकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मोटाइल। तो वो कंसेप्शन करवाएगा एक ऐसा स्पर्म जो मोटाइल तो है, हरकत तो कर रहा है, लेकिन वो वहीं पे गोल गोल घूम रहा है, तो वो कभी भी एग तक, ओवा तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो कंसेप्शन नहीं करवा सकता। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा अहम है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का जो थ्रेश होल्ड है वो 40% है कि कोई भी सीमन का सैंपल जिसमें आप प्रोग्रेसिव मोटिलिटी को देखें तो वो अबव 40% होनी चाहिए। तो जैसा कि ये आप कासा में देख सकते हैं, हमने चेक किया है, एंड पे कासा ने एक रिपोर्ट तैयार करके प्रिंट आउट कर दिया उसका कि ये जो आपका सैंपल था इसकी मोटिलिटी इतनी है, इसमें प्रोग्रेसिव मोटाइल इतने हैं, स्लो मोटाइल इतने हैं, इसकी जो कर्वी लीनियर वेलोसिटी है वो इतनी है, मतलब सारे वो पैरामीटर्स जो है ना सीमन के, वो सारे शो हो जाएंगे। तो सबसे अहम चीज़ थी जी मोटिलिटी। अब मैं दूसरे पैरामीटर पे आता हूँ, उसका नाम है जी अबनॉर्मेलिटीज़। मीन जो सैंपल आपने चेक किया उसमें कितने % जो स्पर्म्स हैं वो एबनॉर्मल हैं। तो अबनॉर्मेलिटी जो है वो 8 से 12% अगर हो तो इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग है, अच्छी चीज़ है, जानवर जल्दी कंसीव करेगा। अगर अब नॉर्मेलिटी 17% पे जाती है तो कंसेप्शन रेट नीचे आ जाएगा, और ये अगर 20 से ऊपर जाती है तो कंसेप्शन रेट बिल्कुल ही ड्रॉप कर जाएगा। जानवर सीमन रखने के बाद भी इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। सो सिर्फ आप मोटिलिटी को ही नहीं देखेंगे बल्कि आप अब नॉर्मेलिटीज़ को भी देखेंगे। इसके बाद अगला एक पैरामीटर आता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी और एक्रोसोमल इंटीग्रिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी जो है ये हम बोलते हैं कि जो स्पर्म है उसकी जो वाल है उसकी इंटीग्रिटी क्या है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इंटीग्रिटी है ये हमेशा 40% से अबव होनी चाहिए, यानी कि इसका जो थ्रेश होल्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड है वो 40% है। इससे जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कंसेप्शन रेट जो है वो बेहतर होगा। इसके बाद आता है एक्रोसोमल इंटीग्रिटी। एक्रोसोमल इंटीग्रिटी क्या चीज़ है कि जब स्पर्म ने एग के साथ मिलना है तो वहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, जिसके ज़रिए स्पर्म जो है वो एग के अंदर दाखिल हो के फर्टिलाइजेशन करवाता है और एम्ब्रियो बन जाता है, फिर वो बाद में बच्चे में कन्वर्ट होता है। तो एक्रोसोमल इंटीग्रिटी जो है ये 65% से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसका थ्रेशोल्ड है 65%। अगर इससे बिलो है तो जानवर जो है इतनी जल्दी उस सीमन के साथ कंसीव नहीं करेगा। अब एक और इसमें मैं ऐड करता जाऊँ, एक चीज़ है, हम उसको क्या बोलते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन। यानी कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन से मुराद है कि जो स्पर्म है उसके अंदर जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इंटैक्ट है या डैमेज है। अगर वो डैमेज है तो बेशक हर चीज़ क्लियर है, मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, हर चीज़ आउटस्टैंडिंग है। अगर उसका क्रोमेटिन ही डैमेज है, जेनेटिक मटेरियल ही डैमेज है, तो जानवर कंसीव नहीं करेगा। जैसे कि इसके लिए मैं थ्रेशोल्ड बताता चलूँ कि अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो है उसकी वैल्यूज़ 10% के करीब हैं तो जानवर की जो है कंसेप्शन वो बेहतर होगी। और हमेशा जब भी डीएनए डैमेज होगा तो जानवर उस वक्त तो कंसीव करेगा, लेकिन उसमें एम्ब्रियोनिक लॉसेस ज़्यादा होंगे। मीन अगर आपके फार्म पे जानवर प्रेग्नेंट हो रहे हैं लेकिन 28 डेज़ पे आप चेक करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जब आप उसको 40 या 50 डेज़ पे दोबारा से अल्ट्रासाउंड करते हैं और आप देखते हैं कि वो ओपन है, तो इट्स मीन कि एम्ब्रियोनिक डेथ हुई है। तो एम्ब्रियोनिक डेथ होने के जहाँ बहुत से दूसरे फैक्टर हैं, न्यूट्रिशन मेन फैक्टर है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस मेन फैक्टर है, इसके अलावा एक फैक्टर जो है वो आपका सीमन भी है कि जो आपने सीमन यूज़ किया था
उसकी जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन की वैल्यू है वो कितनी है। जी बेहतर, तो शुक्रिया इसमें सर। मैं ये चीज़ ऐड करता जाऊं कि अगर किसी भी सीमन सैंपल की डीएनए फ्रेगमेंटेशन की वैल्यू मोर देन 25% है तो उस बुल के सीमन को या उस बुल को हम 21 तारीख इनफर्टाइल सर, डिक्लेयर कर देते हैं कि ये और बुल ताकि अब 600 लीटर चाहिए। बांझपन का शिकार हो चुका है, इससे फर्दर जानवर जो हैं वो हमला नहीं हो सकते, क्योंकि जिस बुल का तो डीएनए जिस दिन ही सर सप्लाई डैमेज हो जाती है गया उसी दिन फिल तो कर वो देना। आगे नहीं जाएगा, वो एम्ब्रियोनिक क्लासिस की बड़ी वजह बनेगा। एम्ब्रियोनिक क्लासिस का एक और भी जी सर। क्लिनिकल मार्कर है, वो ये है कि आपका फार्म पे जानवर हैं, आप उनको सिमर रख रहे हैं, मोस्टली जानवरों को बहुत बढ़िया। 21, 22, 23 डेज़ पे हीट में आना चाहिए। 25 लेकिन अगर आपका हीट में आने से मुराद है अगले कि महीने अगर फिर या उसने कंपनी के 2 कंसीव तारीख नहीं को। किया तो वो रिपीट कर गया है, तो उसका जो रिपीटेड टाइम है वो 18, 20, 22 दिन जी पे सर, आना सप्लाई चाहिए लिखवाएंगे सीमन रखने के इंशाल्लाह। बाद। लेकिन आपका वही जानवर मेरा 30 एक्टिव दिन होगा। पे 35 दिन पे हीट में आ रहा है, तो इट्स मीन के कंसेप्शन हो चुकी थी लेकिन एम्ब्रियोनिक लॉस हुआ जी है, जिसकी सर, वजह घर से तो नहीं जानवर जाना मुझे, काम है हीट में आ प्रॉपर्टी गया। में, वहाँ लेकिन जाना उसने था। अपना साइकिल जो है वो लंबा हो चुका है, वो 21 डेज़ का साइकिल उसने सर पूरा घर नहीं अभी नहीं किया, जाना। बल्कि वो 30 या 35 डेज़ पे हीट में आया है। तो ये सारे मार्कर हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो सर कि ईस्टर से रिपोर्ट पहले में जाना है, गुड फ्राइडे आप वाले एक वीक एक से चीज़ पहले, को 25 के देखेंगे बाद। तो ही आप जो है ना बेहतर फर्टिलिटी ले सकते हैं अपने फार्म के जी लिए। सर। तो इसमें मैं ये चीज़ें क्लियर करता जाऊँ कि जब भी आप फार्म के लिए सीमन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट करवाएं, कासा भी करवाएं और माइक्रोस्कोपिक जी सर, एनालिसिस भी सप्लाई के करवाएं बाद चला उसका, जाऊँगा। ताकि बेहतर तरीके से आप जज कर सकें कि मैं जो सीमन यूज़ कर रहा हूँ जी सर, वो ऑलमोस्ट इधर ही क्वालिटी हूँ सर। सीमन है। इसके बाद बाकी जो सर सारी फ्राइडे वाले चीज़ें हैं, दिन, दूसरे 25 मार्च से फैक्टर्स पहले, प्रेगनेंसी से जो लास्ट रिलेटेड वीक। हैं फार्म की ओवरऑल मैनेजमेंट, वो तो डेफिनेटली मैटर करेगी। जी लेकिन सर। सीमन जो है वो सबसे अहम पहलू है आपके फार्म पे, जी सर। जो आप ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके साथ जी ही सर। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जी सर, बिल्कुल सर।